Hello students, welcome to Synopsis IAS. I am Dr. Mohammad Zia and this is your ninth lecture of your medieval history series. I hope आप सबने अब तक का पूरा you have revised it well, you have studied it well, and let us move on. In the last we were continuing this Delhi Sultanate part, and in the last session, in the last lecture, we talked about the Tughlaqs. और आज हम बात करेंगे दो डायनेस्टीज की एक साथ, जो कि है दी सैयद्स एंड द लोदीज। ये दो डायनेस्टी छोटी थी, कम टाइम पीरियड के लिए थी, तो दे डिड नॉट हैव दैट मच सिग्निफिकेंस। लेकिन इस लेक्चर के एंड में हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी डिस्कस करेंगे विच आर रिलेटेड टू द medieval time period or the sultanate time period. So let us start with this. So the Sayyid dynasty, it ruled for a very short time period, that is from 1414 to 1451. Hardly they ruled for like 3 decades. And Khizr Khan जो था इस he was like the founder of this dynasty. Important thing is that he never assumed any royal title. जैसे जो पहले के लोग, पहले के इससे पहले सुल्तान थे या जो बादशाह आए, उन्होंने अपना एक टाइटल अज्यूम किया। गाजी मलिक ने अपने आप को गयासुद्दीन तुगलक कहा, जौना खान ने अपने आप को मोहम्मद बिन तुगलक किया, लेकिन this was not with him. He was governor of मुल्तान। एंड लास्ट टाइम हमने देखा जब तैमूर का इन्वेशन होता है, वहां पे जब सिचुएशन थोड़ी सी इम्बैलेंस होती है, तब ये इस चीज का फायदा उठा के he took the advantage of this disordered situation and he occupied Delhi in 1414 AD. So he bought parts of Surat, Dilapur, Punjab under his control. But यहाँ पे आप देखेंगे, क्योंकि हमने एक चीज मैंने आपको बताया कि अलाउद्दीन खिलजी के बाद, या आप कहें कि मैक्सिमम मोहम्मद बिन तुगलक के बाद, there was a sudden decline in the extent of Delhi Sultanate, और इसका इम्पैक्ट हमें यहाँ भी दिखता है, where it is said that Khizr Khan lost Bengal, Deccan, Gujarat, Jaunpur, Khandesh, Malwa, ये सारे रीजन को ये लूज कर देते हैं, ये सारे रीजन इनके कंट्रोल से चले जाते हैं। And in 1421 he died. So this is more about Khizr Khan. After him it was Mubarak Shah, who was Khizr Khan's son. He succeeded him. So Khizr Khan ruled only for 7 years, but important that first thing is that he was the founder of Sayyid dynasty. तो Sayyid dynasty जो है ये इसकी शुरुआत जो है वो खिज़र खान ने की थी। आगे बढ़ते हैं, मुबारक शाह को देखते हैं। मुबारक शाह रूल फ्रॉम 1421 to 1434. He क्रश दैट लोकल चीफ। तो हमने एक चीज देखी, जो दोआब रीजन है, जो गंगा यमुना का दोआब रीजन है, ये हमेशा से इंडिया के पॉलिटिकल सेंटर में रहा है, और ये आज भी जो हमारा यूपी वाला रीजन है, हम उसे यही कहते हैं कि इट इज एट द सेंटर ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स। नाउ एट दिस पॉइंट द रीजन इज दैट यूपी इज हैविंग द हाईएस्ट नंबर ऑफ लोकसभा सीट्स, बट ओवरऑल अगर आप कहेंगे तो यस, एक बड़ी कहावत है in the political lobbies of Delhi कि दिल्ली का रास्ता लखनऊ होके आता है। ये जो रीजन है, मतलब लखनऊ मीन्स वन हु हैज ऑक्युपाइड यूपी विल डेफिनेटली गेट अ चांस इन दिल्ली। सो ये जो एक सीन है, ये जो एक सिनेरियो है, ये आज का नहीं है, हमेशा से रहा है कि दोआब पे टैक्सेशन बिकेम वन ऑफ द मेजर रीजन ऑफ फॉल ऑफ द तुगलक डायनेस्टी, क्योंकि फूड शॉर्टेज क्रिएट कर दिया। ठीक है। एंड इस पॉइंट पे आके जब सैयद डायनेस्टी, जब मुबारक शाह था, उसने जो लोकल चीफ्स ऑफ द दोआब रीजन थे, क्योंकि देखो सबको दिखा कि दिल्ली में अभी कोई स्ट्रांग होल्ड नहीं है किसी का, दिल्ली में अभी किसी का स्ट्रांग होल्ड नहीं है, तो हर किसी ने कोशिश की, जैसे इन्होंने कोशिश की। खिज़र खान वाज लाइक मुल्तान का गवर्नर था, उसने कोशिश की कि हमें आके we have to I'll come and I'll take the advantage. He was strong enough, so he took advantage of that. Same thing was happened during this time कि जो local chiefs थे दोआब रीजन के, या जो खोखर्स थे, ये कोशिश कर रहे थे दिल्ली को ऑक्यूपाई करने की, लेकिन मुबारक शाह ने इस चीज को क्रश किया। Important thing that he was the first sultan to appoint Hindu nobles in the court of Delhi. तो अब ये पहली बार हुआ इन दिस होल दिल्ली सल्तनत का जो टाइम पीरियड था कि the Hindu nobles were appointed in the court of Delhi. He constructed Mubarakbad city on the banks of river Jamna.
and Mubarak Shah's Muhammad Shah, that is Mubarak Shah's nephew, succeeded him. So this was the second ruler. I am telling you, Sayyid dynasty इतना significant नहीं है, वो खुद ही अपने आप में significant नहीं थे. They ruled for hardly for like 30 years, 30-35 years उन्होंने rule किया. So after him it was Muhammad Shah. He was nephew of Mubarak Shah, and then he ruled from 1434 to 1445 AD. He defeated the ruler of Malwa with the help of Behlol Lodi, the governor of Lahore. This is a very important point. ध्यान रखिएगा. He conferred Behlol Lodi with the title of Khane Khana for helping and defeating the ruler of Malwa. So ये जो मोहम्मद शाह था, इसने बहलोल लोदी की मदद से इसने क्या किया? इसने मालवा को ऑक्यूपाई किया. बहलोल लोदी कौन था? He was the governor of Lahore at that point of time. Fine. और इस चीज का एक्नॉलेज करते हुए, इस चीज को अप्रिशिएट करते हुए, he was given the title of खाने खाना. खाने खाना means आप जो खान या बहादुर जो टाइटल दिया जाता था, it was like for the warriors, it was for like the victorious people. तो ये वो टाइटल वहां दिया जाता था for what he did in helping Mahmud Shah for defeating the ruler of Malwa. Later ये भी इनका बस इतना ही है कि इन्होंने मालवा को ऑक्यूपाई किया और इनकी मदद किसने की? बहलोल लोदी. Later Alauddin Shah succeeded him and he was like in 1457. ठीक है. He was removed from throne by Behlol Lodi and who was the governor of Lahore, and Delhi was captured by him and he was sent to Badain. This Alauddin Shah was sent to Badain. So एक rough time period ये. After this, the Lodi dynasty came in. So Sayyid dynasty में तीन important ruler, Khizr Khan important है, मुबारक शाह important है, महमूद शाह important है. उसके बाद जो है फिर आती है लोधी डायनेस्टी फ्रॉम 1451 टू 1489. बहलोल लोधी वही जो गवर्नर ऑफ लाहौर था. उस देखो, चाहे मामलुक से हम खिलजीज की तरफ आए, खिलजी से तुगलक की तरफ आए, तुगलक से सैयद की तरफ आए, सैयद से फिर हम लोधी की तरफ आए, आप यहाँ देखोगे एक चीज कॉमन है. जो भी फाउंडर होता है वो या तो नोबल होता है या वो किसी एरिया का गवर्नर या कमांडर होता है, और वो कमजोर सिचुएशन का फायदा उठा के अपने आप को एस्टैब्लिश करता है. Behlol Lodi was the founder of the Lodi dynasty and उसको पता था. देखो सबसे बड़ी चीज ये है, आप you all are going to be bureaucrat in future. As a bureaucrat, as an administrator, one should know his limits. आपको पता होना चाहिए कि आप कर क्या रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं और आपकी हदें क्या हैं. Likewise in exam also, हम जब प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वी मस्ट नो कि हमारे कौन से स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, हमारी क्या लिमिट्स है और हमारे कौन से वीक पॉइंट्स हैं. प्रिपरेशन का if I take a deviation from the topic and I'll focus a bit on preparation. So प्रिपरेशन का एक कहना चाहिए एक छोटा सा बट बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट ये है कि आप उस चीज पे फोकस करें जो आपकी कमजोरी है, लेकिन एट द सेम टाइम आप अपने स्ट्रेंथ को ब्रश अप करते रहें. हो सकता है कोई आपको एडवाइस दे कि आप अपनी वर्किंग वीकनेस, स्ट्रेंथ आइडेंटिफाई करो, वीकनेस आइडेंटिफाई करो, स्ट्रेंथ को जो है फोकस करो, वीकनेस अगर छोटी है नहीं. यूपीएससी ऐसा एग्जाम है वेयर अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग यू कैन नॉट लीव एनी स्टोन अनटर्न्ड. आप नहीं कर सकते ऐसा. सो आपको करना क्या है? आपको करना ये है कि अपनी वीकनेस, हर कोई हर सब्जेक्ट में एक्सपर्ट नहीं हो सकता. किसी को हिस्ट्री अच्छी लगती है, किसी को बुरी लगती है. हिस्ट्री के अंदर भी किसी को हो सकता है मॉडर्न मिडिवल अच्छा लगता हो, एंशिएंट में थोड़ा सा उनका जो है यू आर नॉट दैट गुड, पॉसिबल. एंड अगर ये ऐसा है तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है, वी कैन नॉट से दैट. बट आई विल सजेस्ट यू हियर दैट व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी, व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर एग्जामिनेशन, आपकी वीकनेस ही आप द होल प्रोसेस ऑफ this such a long exam, this such a long procedure is that you should turn your weaknesses into your strength. तो हो सकता है आज आपको कोई चीज नहीं आती, हो सकता है यू आर नॉट दैट गुड इन सब्जेक्ट, लेकिन आपको अपनी लिमिट्स पता होते हुए और अगर आपने अपनी वीकनेस पे काम करना शुरू कर दिया, टेक माय वर्ड्स, नो वन कैन स्टॉप यू फ्रॉम बीइंग अ सक्सेसफुल being successful in this exam or in your other aspects of life.
So he was a wise statesman who Lodi this Behlol Lodi, and उसने सबसे पहले क्या किया, अपने अपने नोबल्स को, क्योंकि देखो सारी कहानी जो थी वो नोबल्स ने बिगाड़ी, तो सबसे पहले उसने नोबल्स को ग्रेटिफाई किया। ग्वालियर, संभल, साकेत, मेवात एटसेट्रा जो है ये इन्होंने कॉन्कर किया। और बेलोल लोदी का टाइम ऑब्वियसली इतना स्ट्रेंथफुल नहीं था, क्योंकि दिल्ली सल्तनत वाज बीकन अप बाय द कॉन्टिन्यूअस मंगोल इन्वेजन एंड 1498 ही डाइड। सिकंदर शाही, और सिकंदर शाही was son of Behlol Lodi or Sikandar Shah Lodi, whatever. You know, he swore the title of Sikandar Shah and ascended the throne. He set up a well-organized spice system. देखो ये हमेशा important रहा है, spice system. He developed agriculture and industry. Sikandar Shah enjoyed the Shehnai music, so art and culture में कभी-कभी ये आ जाता है. A work on music names Lehja Sikandar Shahi was created during his reign. So a work and a literary work on music names. Music was, that is, Lehja Sikandar Shahi means, Lehja means style, or what you can say, yes, you can call it style. लहजा सिकंदर शाही जो है ये एक लिटरेरी वर्क था ऑन म्यूजिक एंड इट वाज ड्यूरिंग हिज टाइम, सो ये ध्यान रखना है, ठीक है। End of Lodi dynasty. Sikandar Lodi was succeeded by Ibrahim Lodi, and Ibrahim Lodi was stubborn and intolerant. और ये हिस्ट्री में जो रूलर जो है ना स्टबर्न और इंटॉलरेंट हुआ, वहां से उसकी डायनेस्टी या उस रूल का मतलब बिल्कुल ही कहना चाहिए ना चेंज ऑफ गार्ड हो जाता है। इब्राहिम लोदी वाज स्टबर्न एंड इंटॉलरेंट, इब्राहिम लोदी हटेगा, आगे हम देखेंगे ही विल बी डिफीटेड बाय बाबर और मुगल डायनेस्टी आएगी। औरंगजेब विल बी समवॉट स्टबर्न एंड इंटॉलरेंट, और उसके बाद से डिक्लाइन ऑफ मुगल शुरू हो जाएगा। सिराजुद्दौला वाज स्टबर्न एंड इंटॉलरेंट, उसके बाद क्या होगा, प्लासी में हारेगा, ब्रिटिश रूल शुरू हो जाएगा। एंड as an individual, leave as a ruler, as an administrator, again and again I always want that everyone who is listening to this, you should be successful in your dream of becoming a bureaucrat. Sir, you can never be stubborn and intolerant when you are sitting at a place or at a chair which is of administrative, or which is expected that you will provide justice. राजा को जो एक टाइटल था जिल्ले इलाही, that is the what we call as the shadow of God on earth, means you cannot be stubborn, you cannot be intolerant, you are at the place of justice. और ये जिसके अंदर दो चीजें हैं वो कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकता, as an administrator, as a bureaucrat, as a ruler, as a, let's say, human being, not possible. What he did, nobles were killed cruelly, and many nobles were humiliated by him. Leave nobles, he treated his son, Dilawar Khan Lodi in a very cruel manner. Invasion of India was done by Babur on behest of Daulat Khan, a very powerful noble of Punjab. So with this Daulat Khan, this person, he invited actually Babur. Babur was ruling Samarkand at that point of time. बाबर जो है उस वक्त समरकंद को रूल कर रहा था, और वो वहां से उसको इनवाइट किया कि ठीक है तुम आओ, आई विल गिव यू द वे, एंड दिस अल्टीमेटली लेड बिकॉज एवरीवन वाज फेड अप ऑफ दिस पर्सन इब्राहिम लोदी, एवरीवन वाज फेड अप ऑफ हिम। तो अगर आप एज अ ब्यूरोक्रेट स्टबर्न और इंटॉलरेंट रहेंगे, एवरीवन विल फेड अप ऑफ यू, इधर यू विल बी ट्रांसफर्ड, आईपीएस हो गए तो वो जो है ना डॉग स्क्वाड या होम गार्ड का ना चीफ बना के रख देंगे और कुछ नहीं होगा। सो प्ले वाइजली, दिस इज अ टाइम पीरियड विद, आप बोलोगे सर आप तो वो बात कर रहे हो दैट वी विल become an bureaucrat or a police officer later on, but sir you are in the process of grooming, आपको उसके लिए भी तैयार होना है। So this whole thing resulted in the first battle of Panipat. Always remember the year 1526 AD between Ibrahim Lodi and Babur. Ibrahim Lodi was defeated. Actually हुआ क्या, इब्राहिम लोदी की अगर आप वॉर स्ट्रैटेजी को समझो और फिर आप बाबर की वॉर स्ट्रैटेजी को समझोगे तो देयर वाज अ ह्यूज डिफरेंस। इब्राहिम लोदी इससे पहले कभी हारा ही नहीं, पानीपत से पहले। एक्चुअली उसकी स्ट्रैटेजी होती थी दैट ये जो इन्फेंट्री होती थी ना, जो फुट सोल्जर्स होते थे, कहना चाहिए लेट्स से जो फुट सोल्जर्स थे इब्राहिम लोदी के, लेट्स से फुट सोल्जर्स हैं, और फिर उसके आगे उनके पीछे कैवलरी होती थी, घुड़सवार होते थे, फुट सोल्जर्स होते थे, लेकिन जो इसकी फ्रंट लाइन होती थी ना उसमें एलिफेंट्स होते थे। अब इमेजिन करो हंड्रेड्स ऑफ एलिफेंट्स
दे आर लाइक एलिफेंट्स, दे आर ह्यूज। ये पीछे छोटे 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 सोल्जर्स, छोटी छोटी ट्रूप्स हैं, और ये जब अटैक करते थे सामने वाले को, ये एलिफेंट्स पागलों की तरह दौड़ते थे, और जब दौड़ते हुए एलिफेंट्स का कौन मतलब कौन सी आर्मी टिक जाती है। बाबर वाज नोइंग दिस, दैट दिस पर्सन्स यू नो दिस इब्राहिम लोदी की वॉर स्ट्रैटेजी, बैटल स्ट्रैटेजी में एलिफेंट आर वेरी क्रिटिकल। तो इट वाज लाइक हिज स्ट्रैटेजी वाज लाइक बहुत सारे एलिफेंट्स को जो है एक साथ वो कर देता था। एंड इफ यू विल, जब ये पानीपत में आया तो पानीपत का जो मतलब मेन बैटल फील्ड है वो कुछ ऐसा है, लेट्स से इस तरीके का था। इट्स लाइक दिस। सो दिस वाज लाइक बैटल फील्ड ऑफ पानीपत। और यहाँ पे मतलब बाबर इंस्टेड ऑफ कमिंग टू द मेन बैटल फील्ड, ही स्टॉप्ड हिमसेल्फ हियर। इट्स लाइक वाज अ वैली बिटवीन टू, और he waited for, actually बाबर waited for, here it was बाबर, let's say, तो बाबर waited for इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी इधर से जब आया, बहुत देर उसने वेट किया, नहीं आया, तो उसने स्ट्रैटेजी वही थी, एलिफेंट को दौड़ाया। एलिफेंट देखो यहाँ पे 1000 100 एलिफेंट हो सकते हैं, लेकिन जैसे ही वो इस नैरो पैसेज में आए, नंबर ऑफ एलिफेंट्स दे गॉट रिड्यूस्ड, और बाबर इंट्रोड्यूस फॉर द फर्स्ट टाइम समथिंग, एंड दैट वाज कैनन्स। पहली बार हिंदुस्तान में कैनन्स का इस्तेमाल हुआ, तो तोपों का इस्तेमाल हुआ। इन एलिफेंट्स ने कभी तोपें सुनी ही नहीं थी। And when the sounds and when his huge elephants came to this side, he fired like anything. और ये एलिफेंट्स वापस लौटे, और टेक्निकली इन्होंने अपनी आर्मी को क्रश किया, एंड दिस मेड बाबर विक्टोरियस। So and this laid the foundation of Mughal Empire in India. So this was the first battle of Panipat 1526. Ibrahim Lodi was defeated by the hands of Babar and laid the foundation of Mughal Empire in India and ended the Lodi dynasty. Rather, it ended the Delhi Sultanate. So ये था दिल्ली सल्तनत के पांचों डायनेस्टीज, मामलुक, फिर खिलजीज, फिर तुगलक, सैयद, फिर लोदी। आपको करना क्या है, आई विल गिव यू समथिंग। आप एक चार्ट बनाइएगा जिसमें लेट्स से इट शुड बी लाइक दिस। जैसे यहाँ पे आपने लिखा स्लेव डायनेस्टी, फिर उसमें लिख दिया, फिर आपने लिखा खिलजी डायनेस्टी, ठीक है, फिर तुगलक डायनेस्टी, आई एम सॉरी fine. After that Tughlaq dynasty, let's say we have the Sayyid dynasty, then we have the Lodi dynasty. इसमें उसके बाद आप ये करिएगा, you make chart like this, okay? तो कौन कब से कब तक था, और क्रोनोलॉजिकली कौन कौन रूलर था। दैट कुतुबुद्दीन ऐबक आ गए, फिर बलबन, फिर इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, सॉरी इल्तुतमिश, फिर रजिया सुल्तान, बलबन, सो ऑन, देन खिलजी डायनेस्टी। इस तरीके से सबका एक छोटा सा टेबल बना लीजिएगा, इससे ये होगा कि आपको रिवीजन में आसानी हो जाएगी। सो इफ यू मेक दिस टेबल, और हर किसी में ईयर और सारी चीजें मेंशन कर देना, सो ये पूरा दिल्ली सल्तनत का एक चार्ट बन जाएगा। सो दैट इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट इन रिवीजन। फाइन। सो दिस इज अबाउट दिल्ली सल्तनत। अब दिल्ली सल्तनत का डिसइंटीग्रेशन कैसे हुआ। सो एक्चुअली जो हमने कहा था कि जो वो मोहम्मद बिन तुगलक की जो पॉलिसीज थी, that became the root, or that became the initial point जहाँ से दिल्ली सल्तनत का डिसइंटीग्रेशन शुरू होता है। उसके बाद इन्वेजन ऑफ तैमूर एंड इनकॉम्पिटेंट इंटॉलरेंट नेचर ऑफ सम यू नो ऑफ द सैयद एंड द लोदी रूलर्स, ये आप बहुत देखेंगे आगे कि ये दोनों बहुत ज्यादा इंटॉलरेंट थे, जिसकी वजह से दिल्ली सल्तनत कोलैप्स किया। The rulers of Vijayanagar and Bahamani kingdom in the south were first to break free from Delhi. Next lecture इन्हीं पे है, the Vijayanagar and the Bahamani kingdom. Other regions like Assam, Bengal, Khandesh, Gujarat, Jauripur, कश्मीर, मुल्तान, सिंध, उड़ीसा, ये सब क्या है, इन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया। एंड व्हेन द लास्ट नेल इन द कॉफिन ऑफ द दिल्ली सल्तनत वाज द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, that is between, in which Babur ended the Lodi dynasty and laid the foundation and established the Mughal Empire in India. दिल्ली सल्तनत का कंट्रीब्यूशन क्या है। आर्किटेक्चर ड्यूरिंग मामलुक पीरियड और द स्लेव पीरियड, कुतुब मीनार, कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क, द टॉम्ब्स ऑफ नसीरुद्दीन महमूद, द बलबन सिरी, द न्यू टाउन इन दिल्ली। उसके अलावा खिलजी में दरगाह हजरत निजामुद्दीन औलिया, द लाई दरवाजा, और भी सारे हैं, दैट forgetting that name, हौस खास दिल्ली में। लोधी पीरियड में द लोधी गार्डन्स, मोती मस्जिद इन दिल्ली, द टॉम ऑफ सिकंदर लोधी। तो ये कुछ मेजर कंट्रीब्यूशन है। लिटरेरी वर्क्स में तीन बहुत इंपॉर्टेंट कहना चाहिए
लिटरेचर के पाइनियर्स हुए उस दौर के, और जिनको हम एज अ वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ हिस्ट्री एज वेल एज लिटरेचर दोनों मानते हैं। अल बरूनी, ही वाज अ ट्रैवलर, उसने तहकीक हिंद, कानून मसूदी और जवाहर फी जवाहिर, ये तीन इंपॉर्टेंट वर्क थे। अमीर खुसरो इज लाइक ही वाज द अल्टीमेट पर्सन, एक्चुअली ही गिव ग्रामर टू उर्दू। सो जो उर्दू जबान हम जो बोलते हैं, और जो उसको जो उसका जो बेसिकली उर्दू इज अ लैंग्वेज विच डेवलप्ड, विच इज अ टोटली इंडियन लैंग्वेज। हिंदुस्तान में बनी, हिंदुस्तान की जबानों को पर्शियन, टर्किश, अरबिक, क्योंकि उस वक्त के लोग तो वही बोल रहे थे ना, ये लोग जो दूसरी ये वाले जो डायनेस्टीज थी, या जो ये जो टर्किश लोग थे, या जो अफगान से या जो पर्शियन आ रहे थे, ये सब जबान तो टर्किश, अरबिक और पर्शियन ही चल रही थी, लेकिन उसका इंडियनाइजेशन अगर किसी ने किया तो वो अमीर खुसरो ने किया। तुगलकनामा लिखा, खजाइन अल फतूह लिखा, फिरनुस्सादिन लिखा, तो ये इनके 3-4 इंपॉर्टेंट लिटरेरी वर्क्स हैं। जियाउद्दीन बर्नी, इनका नाम हमने फिरोज शाह तुगलक के टाइम पढ़ा। फतवाए जहांदारी एंड तारीख फिरोज शाही, ये दो इनके इंपॉर्टेंट लिटरेरी वर्क थे। इब्न बतूता की रहला इज लाइक एन इंस्टीट्यूशन इन इटसेल्फ। इब्न बतूता ट्रैवलर थे ये भी, और इनका जो ट्रैवल अकाउंट है इट इज नोन एज रहला, और इन उसमें जितना इंफॉर्मेशन और जितना सोर्स ऑफ हिस्ट्री हमें मिलता है, शायद ही किसी जगह इतना ज़्यादा एक साथ इतना अकाउंट किसी चीज़ का मिलता हो। देन फिरोज शाह तुगलक, फतवा फिरोज शाही, दैट वाज एन ऑटोबायोग्राफी। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट लिटरेरी वर्क थे दिल्ली सल्तनत के। सो दिस रफली एंड्स योर दिल्ली सल्तनत। आई होप आप इससे गेन कर रहे हैं, यू आर गेनिंग आउट ऑफ दिस, एंड इन द नेक्स्ट वीडियो we will talk about, in the next lecture we will talk about the Vijayanagara and the Bahmani kingdom, and later on we will move on to the Mughals. So see you in the next video. Till then, have a great time at home. Stay safe, stay healthy. Thank you so much.